हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर मैं पढ़ा रही हूँ। ये 11वां वीडियो है, 10 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो एक बार समय निकाल कर जरूर देख लीजिए। पिछले वीडियो में मैंने 19 लेसन तक कंप्लीट करवा दिया था, यानी 19वां लेसन तक मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। आज 20, 21, 22 3 लेसन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में 3-3 लेसन मैं पढ़ा रही हूँ जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में दिए गए हैं। उन्हीं से मैंने नोट्स बनाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पाठ 20 है मिलकर खाएं। अब इसमें मिड डे मील के बारे में बताया गया है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो ये आप सभी लोगों को पता होगा, जो सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी विद्यालय, उनमें सभी बच्चों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे नामांकन बढ़ाने, अब इसे शुरू क्यों किया गया मिड डे मील योजना को? तो इसे नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति तथा इसके साथ साथ बच्चों में पौष्टिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब आपको ये डेट ही याद रखनी है कि 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहू का त्योहार, इसी लेसन में बिहू के त्योहार के बारे में बताया गया है, और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि बिहू का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये असम में मनाया जाने वाला त्योहार है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो माघ बिहू 14 और 15 जनवरी, जो 14 और 15 जनवरी होती है, जब हम लोग मकर संक्रांति का त्योहार मना रहे होते हैं, तब असम में बिहू का त्योहार मनाया जाता है। तो माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को, तो असमिया कैलेंडर से यदि देखें तो असमिया कैलेंडर के 10वें महीने की माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरका कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड यानी छप्पर बनाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं। तो पहले दिन को कहा जाता है उरका, और उसमें ये बनाया जाता है अस्थायी घर, अस्थायी शेड जिसे छप्पर कहते हैं। तो ये बनाया जाता है, जिसे वहां की भाषा में भेला घर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए। एक बार नहीं, कई बार पूछा गया कि बोरा कहाँ पर खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है, तो असम में। तो बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। यहाँ सामूहिक भोज का आयोजन होता है, तो इसमें ये चावल बनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। महिलाएं इस त्योहार पर पाट और मेखला चादर पहनती हैं। बस इतनी जानकारी आपको बिहू त्योहार के बारे में रखनी है। सबसे पहले तो यही याद रखना है कि ये असम में मनाया जाता है, और बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद स्टिकी यानी कि चिपचिपे हो जाते हैं। इस लेसन में आपको इतना ही याद रखना है। मैंने वही लिखा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये बोरा चावल आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर बोरा चावल का चित्र लगा दिया है। तो ये चावल जो है पकने के बाद अलग अलग ना होकर स्टिकी यानी कि चिपचिपे हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 11 है खाना खिलाना। तो इसमें भी खाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बोर्डिंग स्कूल की जिंदगी बताई गई है। सबसे पहले तो दिव्या और स्वास्तिक दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं और छुट्टियों में घर आते हैं। घर आते ही वे अपने दोस्तों गुरनूर और मनप्रीत से मिलते हैं। दिव्या बताती है कि भले ही उसे हॉस्टल का खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन सभी बच्चे साथ मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। तो दिव्या ये कह रही है कि उसे हॉस्टल का खाना भले ही पसंद नहीं है, लेकिन जब सभी मिलकर खाना खाते हैं, सभी बच्चे एक साथ मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो जो खाना पसंद भी नहीं होता वो भी साथ खाने में अच्छा लगता है। तो यदि साथ में खाना खाया जाए, कभी कभी क्या होता है, कोई सब्जी हमें पसंद नहीं होती है, लेकिन घर के सभी सदस्य मिलकर यदि साथ में बैठकर खाना खाते हैं तो वो खाना भी हमें स्वादिष्ट लगने लगता है। तो अपने घर के सभी लोगों के साथ मिलकर खाना जरूर खाइएगा। ऐसा मत कीजिए कि आप अपने रूम में चले गए, अपनी प्लेट लेकर अकेले में खा रहे हैं।
ऐसा मत कीजिए, साथ में बैठकर सभी के साथ भोजन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुद्वारे का लंगर। अब इसी में गुरुद्वारे के लंगर के बारे में बताया जा रहा है। तो सभी बच्चे मिलकर गुरुद्वारे जाते हैं। तो बच्चे छुट्टी में घर आए हुए हैं तो वो गुरुद्वारे जाते हैं। तो सभी बच्चे मिलकर गुरुद्वारे जाते हैं, जहां अंदर जाने से पहले अपने सिर ढकते हैं। तो गुरुद्वारे में ये प्रथा होती है कि अंदर जाने से पहले चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसे अपना सिर ढकना होता है। और यदि आपके पास सिर ढकने के लिए कुछ नहीं होता तो वहां पर रखे रहते हैं कपड़े, रुमाल वगैरह, वो आपको वो लोग दे देंगे कि आप इसे अपने सिर पर रख लीजिए, अपना सिर ढक लीजिए। तो अंदर जाने से पहले अपने सिर को ढकते हैं। अब गुरुद्वारे में लंगर की प्रथा होती है। तो गुरुद्वारे में जो मुफ्त का सामूहिक भोज कराया जाता है, जहां सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं, उसे लंगर कहते हैं। कोई भेदभाव नहीं होता, सभी लोग समान रूप से जमीन पर ही बैठते हैं और सभी को भोजन कराया जाता है और बिल्कुल मुफ्त में। कोई पैसा नहीं लगता है गुरुद्वारे में लंगर में। मुफ्त में ये लोग सेवा करते हैं, मुफ्त में भोजन कराते हैं। गुरनूर और मनप्रीत के माता पिता भी वहां सेवा कर रहे होते हैं। अम्मा और बाबूजी तो वो भी वहां पर सेवा कर रहे होते हैं। लोग सेवा करने के लिए जाते हैं गुरुद्वारे में कि हमें खाना खिलाने का एक मौका मिल जाए लोगों को, तो ये सेवा मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंगर में सेवा और कड़ाह प्रसाद। तो लंगर में भोजन बनाने और परोसने का काम लोग अपनी इच्छा से करते हैं, जिसे सेवा कहा जाता है। तो जो खाना बन रहा होता है, खाना परोसा जाता है, तो लोग अपनी इच्छा से काम करते हैं वहां पर और वे इसे सेवा कहते हैं कि हमें एक सेवा करने का अवसर मिला है। वहां बड़े बड़े बर्तनों में बहुत सारी रोटियां, चना उड़द की दाल, आलू गोभी की सब्जी बनाई जाती है। तो जिस तरीके की सब्जी उपलब्ध होती है वो बनाई जाती है। चना उड़द की दाल बना दी जाती है, आलू गोभी की सब्जी बना दी जाती है, रोटियां बनाई जाती हैं, चावल भी बनाए जाते हैं और कढ़ा प्रसाद भी बांटा जाता है। तो लंगर में एक विशेष प्रकार का स्वादिष्ट हलवा बनाया जाता है, जिसे आटा, घी और चीनी को बड़ी कढ़ाई में भूनकर तैयार किया जाता है और इसे कड़ाह प्रसाद कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। और इसे अंत में दिया जाता है कड़ाह प्रसाद को। तो यदि आप लंगर गए होंगे तो आपको पता होगा कि मुफ्त में वहां पर भोजन कराया जाता है और लोग सेवा करते हैं, यानी कि खाना बनाने का काम भी करते हैं, परोसने का काम भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 22 है दुनिया मेरे घर में। तो टीवी पर झगड़ा हो रहा है। इस लेसन में भी थोड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब मैंने एक भी लेसन नहीं छोड़ा है, तो जो भी लेसन है उसके नोट्स जिस प्रकार के भी हैं मैंने बना लिए हैं, कोई भी लेसन नहीं छोड़ा है। तो पाठ 22 है, पाठ 22 है दुनिया मेरे घर में। टीवी पर झगड़ा हो रहा है, खींचातानी चल रही है। तो मरियाटा के घर में टीवी देखने को लेकर बहस हो रही है। पर मुद्दा क्या है, परिवार के हर सदस्य की पसंद अलग है। तो ये झगड़ा आपने अपने घर में भी देखा होगा। ममता का भाई क्रिकेट देखना चाहता है, मम्मी और चाची समाचार और कुकिंग शो देखना चाहती हैं और मरियाटा कार्टून देखना चाहती है। आगे लिखा है समाधान क्या निकला है। अंत में बाबूजी की पसंद का फुटबॉल का मैच सब देखते हैं, क्योंकि वे दिन में केवल एक बार ही टीवी देख पाते हैं। तो अंत में फिर सभी लोग फुटबॉल का मैच देखने लगते हैं बाबूजी की पसंद का, क्योंकि वो सिर्फ दिन में एक ही बार टीवी देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़का और लड़की में भेदभाव, अलग अलग नियम। तो ये जो लेसन है दुनिया मेरे घर में, इसमें क्या है, छोटी छोटी सी कहानी दी गई हैं और वही कहानियों का सार मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो कहानी क्या है, प्रतिभा शाम के 7 बजते ही भागकर अपने घर जा रही है, क्योंकि लड़कियों के लिए शाम को जल्दी घर लौटना जरूरी होता है। मुद्दा क्या है, उसके भाई संदीप और संजय अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने में मस्त हैं। अगर वे देर से भी घर लौटेंगे तो उन्हें कोई नहीं डांटेगा। सीख क्या है, सीख क्या मिली है, प्रतिभा को लगता है कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम होने नहीं चाहिए। तो प्रतिभा को ये लगता है कि उसके भाई देर तक खेलते रहते हैं, घर वापस आते हैं तो उन्हें कोई नहीं डांटता, लेकिन लड़कियों के लिए ये अलग नियम क्यों हैं। लड़के और लड़कियों के लिए समान नियम होने चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रतिभा सोच रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमानदारी की मिसाल, पिलू की मामी। तो फली, नाज और उनके दोस्त पिलू मामी के साथ समुद्र तट पर घूमने गए थे।
कुल्फी वाले ने गलती से 7 कुल्फी की बजाय केवल 5 कुल्फी के पैसे मांगे। बच्चों को लगा कि पैसे बच गए, लेकिन पिल्लू मामी ने ईमानदारी दिखाई और कुल्फी वाले को पूरे 7 कुल्फी के ही पैसे दिए। तो ये भी एक कहानी दी गई है कि जो पिल्लू मामी हैं ये बच्चों को समुद्र तट घुमाने के लिए ले जाती हैं बीच पर, और वहां पर बच्चे कहते हैं कि हमें कुल्फी खानी है। तो 7 कुल्फी खरीदती हैं पिल्लू की मामी, लेकिन कुल्फी वाला भूल जाता है और 5 कुल्फी के ही पैसे मांगता है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि पैसे बच गए, लेकिन पिल्लू मामी क्या करती हैं, पूरे 7 कुल्फी के ही पैसे उसे देती हैं। तो हमें भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से काम लेना चाहिए और अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफाई और सेहत। तो अक्षय की दादी हैं, ये भी एक कहानी दी गई है। तो अक्षय की दादी उसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वे उसे उसके दोस्त अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने से मना करती हैं। क्यों मना करती हैं? दादी का कहना है कि अनिल के घर के पास अक्सर गंदगी रहती है और वहाँ कोई ना कोई बीमार रहता है। तो अक्षय की जो दादी है, इसीलिए अक्षय को मना करती हैं उसके दोस्त के घर कुछ भी खाने पीने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुद का फैसला, धोंडू की इच्छा। तो धोंडू जो है एक बड़े संयुक्त परिवार में रहता है, जहाँ सारे फैसले उसके बड़े काका यानी कि ताऊ लेते हैं। अब अपने यहाँ क्या होता है, पिताजी के छोटे भाई को काका कहते हैं और उनके बड़े भाई को ताऊ कहते हैं, और धोंडू के यहाँ क्या है, उन्हें बड़े काका कहा जाता है। तो ब्रैकेट में ताऊ लिख दिया है। धोंडू खेतों में काम करने के बजाय बैंक से लोन लेकर एक आटा चक्की खोलना चाहता है, क्योंकि गांव में ऐसी कोई चक्की नहीं है। तो ये धोंडू का खुद का फैसला है और बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि वह अपना खुद का एक काम शुरू करना चाहता है, एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। वो संयुक्त परिवार में रहता है, तो उसके बड़े काका ही सारे फैसले लेते हैं, लेकिन वो ये कहता है कि मैं खेतों में काम नहीं करूंगा, बल्कि बैंक से लोन लेकर एक आटा चक्की खोलूंगा, क्योंकि यहाँ गाँव में ऐसी कोई चक्की नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीना और ऋतु, असुरक्षित स्पर्श। तो यहाँ पर गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताया गया है। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो बहुत अच्छी हैं, और पुरानी किताबें तो और भी ज़्यादा अच्छी हैं। तो इसीलिए ये नोट्स तो मैंने पुरानी किताबों से ही बनाए हैं, क्योंकि आप पुरानी किताबें देखेंगे, एसएसटी की भी उठाकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा पुरानी किताबों में समझाया गया है। तो मीना और ऋतु जो हैं, इनकी कहानी है। मीना और ऋतु दोनों सहेलियां बाहर खेल रही हैं। मीना ऋतु का हाथ पकड़कर उसे अपने घर खींचती है। ऋतु कहती है कि उसे मीना के मामा से डर लगता है, क्योंकि जब वे उसका हाथ पकड़ते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह मीना के घर नहीं जाना चाहती। तो ऋतु जो है गुड टच और बैड टच के बारे में जानती है, तो वह कहती है कि उसे उसके मामा से डर लगता है, क्योंकि जब वे उसका हाथ पकड़ते हैं तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह मीना के घर नहीं जाना चाहती। तो 20, 21, 22 लेसन बहुत ही छोटे छोटे से हैं, तो इसको भी शामिल कर लेते हैं। पाठ 23 है पोचमपल्ली, और आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पोचमपल्ली। तो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में मुख्तारपुर गांव है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को भी पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। तो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे की बात हो रही है, और इसी कस्बे में एक गाँव है मुख्तारपुर, और यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर परिवार क्या है, बुनकर। तो इसलिए इस बुनाई को भी क्या नाम दे दिया गया, पोचमपल्ली। इस गांव में रहने वाले काफी पुराने समय से ये कार्य कर रहे हैं। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है ये जानना जरूरी है। एक बार तो ये प्रश्न पूछा गया कि जो पोचमपल्ली है अब किस राज्य का भाग है, तो अब ये तेलंगाना का भाग है, लेकिन पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना विभाजित होकर एक अलग राज्य बन गया, तो पोचमपल्ली तेलंगाना के हिस्से में आ गया। प्रश्न दोनों ही पूछ लिए जाते हैं कि पोचमपल्ली पहले किस राज्य में आता था, आंध्र प्रदेश में। पोचमपल्ली वर्तमान में किस राज्य में है, तेलंगाना राज्य में। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप ये पोचमपल्ली साड़ियाँ भी देख सकते हैं, और ये जो है कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। अब ये लोग कैसे बुनाई करते हैं इसके बारे में लिखा है। बुनाई करने के लिए धागों को सुंदर रंगों में रंगा जाता है। धागे बाजार से खरीदे जाते हैं, फिर उन्हें सुंदर रंगों में रंगा जाता है और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाई जाती है। इस तरीके से धागे की गट्ठियां करघे पर लपेटी जाती हैं, फिर इनसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों
साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं, और यदि सूती धागा हो तो सूती साड़ियाँ, कपड़े, थान और चादरें बुनी जाती हैं। यहाँ पर आप इसमें आगे देख सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया था, ये साड़ियाँ हैं और भी कपड़े रखे हैं, और इस तरीके से ये गठियाँ बनाई जाती हैं, इस तरीके से ये करघे पर लपेटी जाती हैं, फिर इनसे बुनाई की जाती है। अब पोचमपल्ली की तरह भारत के कई इलाकों में खुद कुछ खास चीजें बनाई जाती हैं। तो पोचमपल्ली की तरह भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीजें बनाई जाती हैं। इन चीजों के नाम उस नाम से ही मशहूर हो गई हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुल्लू की सॉल, तो ये सॉल आप देख सकते हैं, ये कुल्लू की सॉल है। मधुबनी पेंटिंग, यानी कुल्लू जगह का नाम है और वहाँ की जो चीज है, वहाँ बिकने वाली वस्तुएं हैं, उसी नाम से फेमस हो गई हैं। तो कुल्लू की सॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीर की कढ़ाई। तो ये मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी क्षेत्र का नाम है, उसी के नाम पर इस चित्रकला का नाम रख दिया गया। असम की सिल्क, तो ये असम की है सिल्क, और ये कश्मीर की कढ़ाई। कढ़ाई मतलब कि धागे वाली कढ़ाई, तो ये ध्यान रखिएगा। तो छोटा सा ये लेसन था, इसको भी इसमें शामिल कर लिया है। 3 की बजाय 4 लेसन आज मैंने पढ़ा दिए हैं। कल ये 24, 25 और 26 3 लेसन में पढ़ाऊंगी और क्लास 4th की बुक में कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज का वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है और छोटे छोटे से लेसन थे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट ईवीएस में पढ़ाऊंगी, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, एनसीईआरटी के नोट्स वाले वीडियो जैसे ही कंप्लीट होते हैं, वैसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। आप पहले की वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट पहले भी करवाया है, उसके पहले भी और उसके पहले भी। तो आप देख सकते हैं, कई ईयर से मैं सीटेट के लिए ईवीएस पढ़ा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।